नमस्कार साथियों, चलिए आज 17 अगस्त जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम, उसका साइंस का क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डिटो डिटो की दिशा को बताते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है कि धारा और क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और बल। 3 में है कि आपका बल और विद्युतीय क्षेत्र, और 4 है कि क्षेत्र और धारा। देखिए अंगूठा जो होता है आपका अंगूठा जो होता है आपका बल या गति की दिशा बताता है, बल या गति की दिशा बताता है। उसके बाद जो होता है तर्जनी जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। उसके बाद आता है मध्यमा जो होता है आपका, ये आपका विद्युत धारा की दिशा बताता है, विद्युत धारा की दिशा। ठीक, तो अभी बोल रहा है आपका अंगूठा बोल रहा है, तो अंगूठा आपका बल या गति का दिशा हो जाएगा। तो बल आपका थर्ड में है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। तर्जनी का बोले चुंबकीय क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग पौधों में गैस का विनिमय में सहायक होता है? ठीक, देखिए जो पत्ता होता है, गैस का पत्ता, पौधा का जो पत्ता होता है, पत्ता उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र यानी कि धापा। इसी कारण जो होता है गैसों का विनिमय होता है। इसी के कारण जो होता है आपका पौधे में पानी का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये आपका सही आंसर आपका रंध्र हो जाएगा। ठीक, केंद्रक तो होगा नहीं। उसके बाद झिल्ली भी नहीं होगा, झिल्ली भी द्वारा गैस का विनिमय होगा ही नहीं। उसके बाद यही एक ऑप्शन है, तो आपका रंध्र हो जाएगा। छोटा धब्बा पाया जाता है पत्ती पे, उसी को हम रंध्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? देखिए तो विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत यांत्रिक मशीन के जो होते हैं आपका 2 भाग होते हैं। उसमें से एक जो भाग होता है आपका विद्युत मोटर का आर्मेचर। तो विद्युत मोटर के आर्मेचर में जो होता है आपका एक मृदु लौह कोर होता है, और दूसरा जो होता है आपका कुंडली होता है। चुंबक उसके आर्मेचर का भाग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 बोल रहा है कि द आई और भी ग्राफ ऑफ द रेसिस्टेंस R1 R2 R3 is shown in the figure below the correct relation between R1 R2 R3। तो R1 और R2 में फिगर को देखकर आपका रिलेशन व्यक्त करना है। देखिए वोल्टेज और करंट का जगह, देखिए वोल्टेज हुआ और ये आपका करंट हुआ। तो वोल्टेज करंट का जो आपका ग्राफ जो होता है, वोल्टेज और करंट का, ये जो भी बताता है आपका रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध का ग्राफ देता है। तो ये देखिए आपका ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा ग्राफ आप समझते हैं कौन सी होता है, वाई बराबर mx होता है। तो mx को जो होता है, देखिए तो वाई को हम आई ले लेते हैं, और एक्स पर जो है आपका वोल्टेज लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट राशि तो आपका यही हो गया। तो आई और भी का ग्राफ हमारा क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। तो जिसका ढाल ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस में, रेसिस्टेंस का आपका ढाल ज़्यादा होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा, जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसका वैल्यू रेसिस्टेंस आपका कम आएगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम ढाल होगा उसका ज़्यादा आएगा। तो देखिए तो R2 का जो ढाल है कम है, तो इसका रेसिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा R2 का। R1 का उस R2 के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है, तो R2 के अपेक्षा इसका कम होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा R1 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं R2, उसके बाद R1, और सबसे ज़्यादा ढाल आपका जो है R3 का है, तो इसका सबसे कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप सबसे ज़्यादा किसका दे रहा है, तो ऑप्शन बी R2 का। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपका ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रेडक्स अभिक्रिया नहीं है? तो रेडक्स अभिक्रिया जो था नहीं है उसका मतलब बताना है। तो देखिए समझिए आपका रेडक्स अभिक्रिया का होता है। रेडक्स अभिक्रिया जिसमें आपका ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया हो, उसको हम रेडक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना, अवकरण मतलब हाइड्रोजन का जुटना। तो ये आपका होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसमें देखिए आपका ZnO है, यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, यानी कि ऑक्सीजन जुट गया। तो आपका ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो इसमें ऑक्सीकरण है, यहाँ से आपका कार्बन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन टूट गया, आपका मतलब यहाँ इथी हो गया, उपचयन हो गया इसका। तो ये भी ऑक्सीकरण अवकरण इसमें दोनों हो रहा है। यहाँ भी हो रहा है, इसमें भी आपका हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ इसमें भी जुट रहा है ऑक्सीजन, ये भी इसमें हो रहा है। ये जो है आपका 4 नंबर जो है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ये होता है CD। तो इसमें से जो होता है ये
ये भी जो होता है ये जो जाके आपका एसी बना देता है, यहाँ सीडी बना बीसी बना देता है, यानी कि एक दूसरे को विस्थापित करके बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर विस्थापन जो अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया ये 3 गो है। ये जो है आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन में भी कौन, द्वि विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 को दर्शा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। देखिए, गंदगी पर जब भी हम साबुन डालते हैं तो क्या करता है, गंदगी को साफ कर देता है। पाइसीकरण का मतलब होता है, यानी कि पाइसीकरण का मतलब होता है तोड़ देना। ठीक, तो गंदगी के जो बॉन्ड जो होता है उसको ये पाइसीकरण मतलब साबुन तोड़ देता है। तो वहीं बोल रहा है कि इसका मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन होता है। तो पित्त के द्वारा क्षारीय अम्ल प्रदान करता है, पित्त के द्वारा क्षारीय अम्ल प्रदान किया जाता है, बट उसका बोल रहा है कि पाइसीकरण न करता है। ठीक, पित्त लवण द्वारा बड़ी वसाओं को छोटी वसाओं में यानी विघटित कर दिया जाता है, बड़ी वसाओं को छोटी वसाओं में तोड़ दिया जाता है, यानी पाइसीकरण कर दिया जाता है। सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। उसके बाद है आपका पित्त रस एंजाइम द्वारा स्टार्च का पाचन होता है, पित्त रस द्वारा आपका एंजाइम का पाचन होता है। पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम, पित्त जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक, सही ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वसाओं को छोटी वसाओं में तोड़ देता है, पाइसीकरण कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में आपका बोल रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच में विभव है। बोल रहा है 4 ओम के प्रतिरोध। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका, देखिए ये R1 दिया, मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, अभी दिया हुआ है। सबसे पहले हम करंट पता करेंगे। तो R1 R2 आपका सीरीज में है, तो हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 6 × 4 10 आ जाएगा, R इक्विवेलेंट 10 हो गया। ठीक, उसके बाद दिया है V, तो V बराबर जो होता है IR होता है। ठीक, तो V मेरा 5 है, I हमको निकालना है, R दिया है 10। ठीक, तो 10 आएगा, तो I मेरा कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब बोल 1/2 मेरा I आ गया। तो इसमें बोल रहा है कि आपका 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच में यानी कि विभव निकालना है। तो हमारा I आ गया, R है ही, तो हम V बराबर निकाल लेंगे, विभव 4 ओम वाला। ठीक, तो 4 हो जाएगा, I आपका 1/2 हो जाएगा। I V बराबर IR, तो कट जाएगा, तो आपका 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीकरण होता है, माने क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो जैसे शुष्क चूने कौन सी होता है, CaO। इस पर जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरीन से जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर दे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaO Cl/Cl, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। तो ये आपका सही आंसर ही हो जाएगा। ठीक, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, तो बिना बुझा हुआ चूना आपका CaO होता है। बुझा हुआ चूना का बात करें, यानी कि बुझा दिया, यानी कि जल से बुझा दिया, तो जल से हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना है, ये आपका बिना बुझा हुआ चूना। या Cl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 31 नंबर बोल रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा अग्निशामक में किया जाता है। तो ये जो होता है आपका निर्जलीकरण सोडियम कार्बोनेट, यानी कि आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को अग्निशामक में कहाँ करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलती हो जाएगा। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलाया जाता है तो 10 अणु, जैसे निर्जल हो जाए Na2CO3 × 10H2 आपको देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। पहला का जो गलत है, तो जिसमें 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर बोल रहा है कि एक अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसमें लेंस में 30 मीटर की दूरी पर वस्तु वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। देखिए, कोई भी यहाँ पे उत्तर लेंस है, यहाँ पे राइट साइड में आपका बोल रहा है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। यहाँ इधर साइड 30 यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख रहा है, और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा, यानी कि दर्पण के जो है राइट साइड बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक, तो यानी कि V जो होता यू जो होगा कभी भी आपका निगेटिव होगा, तो -25 सेंटीमीटर हो गया। V जो होगा राइट साइड में बन रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि इसका आवर्धन हमको निकालना है। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, मिरर का जब भी आप आवर्धन निकालिएगा मिरर केस में, तो उसका जो फार्मूला होता है -V/U होता है। अब वहीं लेंस के बात में बोल दे, लेंस में तो V/ आपका U हो जाएगा। ठीक, तो लेंस भी बोल रहा है। अब
अभी सारी लेंस बोल रहा है तो लेंस में हम निकालेंगे तो मेरा भी कितना दिया है 30 दिया है, यू कितना है तो -25 है। तो इसको घटाएंगे तो -6/5 मेरा आंसर हो जाएगा, जो आप ऑप्शन नंबर 3 में दिया होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, मिरर में दर्पण में आपका -v/u होगा, लेंस में v/u होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइक्लोहेक्सेन में आपका C मतलब सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसमें कुल जो होता है संयोजी बॉन्ड कितने होते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन को हम उसका डायग्राम बनाते हैं। साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होगा, ठीक, 2 यहाँ हो गया, 2 इसको दे दिया, उसके बाद यहाँ से एक कार्बन दे दिए, 6 कार्बन का ही हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो इसमें बोल रहा है कार्बन कार्बन के बंध में देखिए, कार्बन कार्बन के बना आपका 6 गो बंध, कार्बन के बीच में 6 बंध है। अब बोल रहा है कि देखिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना देते हैं, इसका बॉन्ड पूरा करने के लिए 4 होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 4 गो से ये कार्बन बॉन्ड पूरा हो गया, इसका भी बॉन्ड 4 गो से पूरा हो गया। तो वो बोल रहा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अब गिने कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक। हाँ, आपका हो जाएगा कितना, 1 2, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपका गिनना है। तो एक कार्बन कितने गिन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपका 12 हो जाएगा। कुल अगर पूछ रहा है टोटल, तो इस सब का काउंट कर दीजिए। टोटल में जो कितना बॉन्ड होता है तो इस टोटल का काउंट करिएगा तो आपका 18 हो जाएगा। तो 6 12 आपका 18 हो जाएगा। टोटल आपका 18 उपसंयोजी हो जाएगा, सहसंयोजी बॉन्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर बोल रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण क्रमशः ले जाइए। एक आपका डायग्राम दिया गया है, इसमें आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, ये जो होता है आने वाला किरण। निर्गत किरण का मान होता है जैसे जाने वाला। तो आने वाला कौन है, आने वाला आपका AB है, जाएगा कौन आपका CD। तो आने वाला आपतित किरण AB हो गया और जाने वाला CD। तो ऑप्शन आपका 4 में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट में तो इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अलैंगिक मतलब आपका जिसमें लिंग के द्वारा प्रजनन होता हो, ठीक। अलैंगिक मतलब देखिए बोल रहा है कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं हो, ठीक, मतलब लैंगिक हो। तो विखंडन ये भी आपका अलैंगिक होता है, द्विविभाजन ये भी आपका अलैंगिक होता है, आपका मुकुलन भी जो होता है अलैंगिक होता है। तो ग्राफ्टिंग जो है आपका ये लैंगिक होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस के पर्दे पे किसके बराबर होगी। तो मान लीजिए कोई भी 2 दर्पण है, ठीक। तो यहाँ पे आपका F होता है, ये हो गया C हो गया। तो C जो होता है इसको वक्रता दूरी बोलते हैं, जिसको रेडियस R से डिनोट होता है। R बराबर 2F होता है। तो वहीं आपका पूछ रहा है F किसके संदर्भ में संबंधित है, तो 2F। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कुल कोष की संख्या कितना। तो कार्बन का आपका 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा तो 2 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। तो आपका इसमें कितना कुल कोष मतलब कितना इसका कक्षा है, तो एक कक्षा है, 1 2, तो इसमें आपका 2 कक्षा हो जाएगा, ठीक। कार्बन एक आपका जो होता है श्रृंखलन गुण को दर्शाता है। कार्बन आपका श्रृंखलन गुण को दर्शाता है, सबसे लंबा चैन भी बनाता है, सबसे मजबूत भी चैन बनाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या पद। वहीं बोल देखिए एक दर्पण हो गया, ये आपका F हो गया, ये C हो गया। तो C बराबर क्या होता है, 2F होता है। वहीं पूछा कौन से R, तो R जैसे R हो गया तो इसी का R बराबर 2F होता है। तो F बराबर जो हो जाएगा R/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित में से विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण का सही व्याख्या कीजिए, ठीक। नीले काले रंग की सही व्याख्या कीजिए, ठीक। देखिए आलू में जो होता है, आलू में हम स्टार्च पाया जाता है, आलू में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च जैसे स्टार्च समझिए जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च पाया जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट पर जब आप आयोडीन के अभिक्रिया कराइएगा तो वो आपका नीला काले रंग की हो जाता है, ठीक। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में बोल रहा है कि आलू के प्रोटीन पर, आलू में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आलू में जो होता है वो आलू रस में वसा पाया जाता है, वसा इसमें तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, उसमें पाया जाता है। ग्लूकोज भी नहीं पाया जाता, तो आलू में स्टार्च पाया जाता है जो आयोडीन से अभिक्रिया करके नीला काला रंग देता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। आलू में देखिए स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च का एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई अभिक्रिया जो
विलय अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण मतलब कौन, अवक्षेप उत्पन्न करती है, तो अवक्षेपण उत्पन्न करेगी तो कौन सा अभिक्रिया होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दिए गए प्रतिरोध R को दो भाग में बांटे। कोई भी प्रतिरोध है, इसको हम 2 पार्ट बराबर भाग में बांट देंगे, तो इसको हम R/2 में लिखेंगे, जिसको जोड़ेंगे तो मेरा पूरा वैल्यू उसका R प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों का इक्वल वैल्यू प्रत्येक का भाग पूछ रहा है, तो R/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों का बोल रहा है में लैंगिक परिपक्वता को संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर है कि मुहासे युक्त तैलीय त्वचा। तो मुहासे युक्त तैलीय त्वचा जो होता है सब में होता है, पुरुष का भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपका क्या बोलता है किशोरावस्था में होता है, कुछ उम्र के साथ भी होता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल का आना, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल का आना, किसी खास पार्ट पे बाल का आना, जैसे कांख के नीचे का बाल का आना, तो ये होता है शरीर के विभिन्न पार्ट पर बाल का नहीं आना। उनकी दिखावट में प्रति सचेतता, तो दिखावट कौन सी होता है, उम्र के साथ, जैसे वृद्ध अवस्था में दिखावट की कमी होती थी, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। लड़की में जो होता है स्तन ग्रंथि की वृद्धि होना, स्तन का जैसे छाती का उभार हो जाना, यही आपका लड़की में मुख्य रूप से दिखा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक गुणधर्म परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। तो देखिए फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो होता है आपका P2 होता है, P4 होता है। ठीक, ये 2 आपका फास्फोरस होता है। उसके बाद नियोन जो होता है आपका अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस जो होता है आपका एकल परमाणु होता है। जी, आपका आर्गन भी आपका ये जो होता है एकल परमाणविक होता है, एकल परमाणविक होते हैं। अब सल्फर का बात करें तो सल्फर का जो होता है S8 होता है, ये जो आपका बहुपरमाणविक होता है, बहुपरमाणविक होता है। सल्फर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे महिलाएं जो अपना बाल सीधा करने में करें, जैसे महिलाओं का बाल जो होता है सिल्की दिखाई देता है, तो क्या चीज़ से सिल्की होती है, तो जो आपका जो सिल्की जो होता है आपका सल्फर से धोता है लोग। जैसे ब्यूटी पार्लर में जाइएगा तो बाल को सल्फर से आपका धोआ जाता है, जिससे बाल आपका सिल्की दिखाई देता है, सीधा भी हो रहा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 99 नंबर की, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक होता है। तो जल प्रदूषक का सूचक कौन होता है आपका इकोलाई कोलीफॉर्म। इकोलाई कोलीफॉर्म क्या है, एक जल प्रदूषक है जो पानी के अंदर आपका रह कर गंदगी को साफ करता है। गंदे जो होता है सतह पर जो होता है, ये जो इकोलाई जो होता है ये आपका पानी के अंदर जो होता है सतह पे, मतलब गंदे सतह प्रदूषण पैदा करता है, इसलिए आपका जो होता है जल प्रदूषण सूचक हो जाएगा आपका पानी के अंदर, ये आपका